नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 5 दिसंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो न्यूज़ है आपके सामने, कल हमने डिस्कस कर लिया था कि एजाज पटेल न्यूजीलैंड के बॉलर, उन्होंने 10 विकेट एक पूरी इनिंग में चटकाए हैं। तो इस केस में अब ये तीसरे इंडिविजुअल हो चुके हैं। इनके पहले जिम लेकर, जिन्होंने इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1956 में 10 के 10 विकेट लिए थे। ठीक है, इसके अलावा दूसरे इंडिविजुअल अनिल कुंबले, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया में ही मैच खेलते हुए एक इनिंग में पूरे 10 के 10 विकेट लिए थे 1999 में। और अभी एजाज पटेल, उन्होंने 10 विकेट लिए हैं इंडिया के अगेंस्ट में मुंबई में खेलते हुए 2021 में। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरे इंडिविजुअल हो चुके हैं, जिम लेकर, अनिल कुंबले और तीसरे एजाज पटेल। ओके, और जिम लेकर इंग्लैंड की तरफ से खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अनिल कुंबले इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ, और ये इधर आप देख सकते हो एजाज पटेल न्यूजीलैंड की तरफ से इंडिया के खिलाफ। ओके, इधर आप देख सकते हो ओमिक्रॉन के केसेस और डिटेक्ट हो रहे हैं, पर अभी तक कोई भी इतना ज़्यादा सीवियर कैटेगरी वाला नहीं आया है। माइल्ड इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, माइल्ड केसेस जैसे हल्की बुखार, थोड़ी बहुत जुकाम, इस तरीके के सिम्टम्स। ठीक है, बाकी बात ऐसी है कि वैक्सीनेशन को जल्दी से जल्दी स्केल अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पीड अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही चीज़ एक यहाँ पे बताई जा रही है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक पैनल ने अपनी तरफ से एक मतलब एक तरीके से एडमिशन्स को लेकर के अपनी तरफ से कंसर्न्स रेज किए हैं। वो ये कि अलग अलग बोर्ड्स के लिए अलग अलग कट ऑफ जा रही है। फॉर एग्जांपल केरला बोर्ड है, या फिर राजस्थान बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, या हरियाणा बोर्ड है, इन सब के लिए कट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जा रही है। तो बोले ये एक तरीके की अनइक्वल स्टैंडर्ड फिक्स हो रहे हैं। तो क्या किया जाए, इसके लिए बोले एक कॉमन टेस्ट कंडक्ट कराना चाहिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत से बच्चे, लगभग 70,000 अंडर ग्रेजुएट सीट्स होती हैं जिनके लिए एडमिशन्स होते हैं। तो ऐसे में इनके लिए एक कंपटीशन एग्जाम ही कंडक्ट कराना चाहिए। ये बात कही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक पैनल ने। देखो, बाकी तो चीज़ें बाद में क्लियर होगी, फिलहाल जो मुद्दा था वो यही था। ठीक है, अब इसमें यह है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग बोर्ड से एडमिशन आने की बात करें, जिसमें मेन तो ये 4 बोर्ड्स बताए जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं उनमें से। एक तो केरला बोर्ड होता है, एक राजस्थान बोर्ड होता है, एक सीबीएसई और एक हरियाणा बोर्ड। और इसके अलावा एक दो बोर्ड्स हो रहे हैं जिनके नाम अगर हम देखें, हाँ बस एक बोर्ड हो रहा है, दैट इज CISCE। ठीक है, तो ऐसे में ये 4-5 बोर्ड्स ही हैं जिनके ज़्यादातर बच्चे एडमिशन लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो डिमांड यही आ रही है कि क्यों ना है हम एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट करवा लें। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जैसे कट ऑफ डिफरेंस देखो आप, केरला बोर्ड के बच्चों को एडमिशन लेने के लिए 98.43% तक स्कोर करना पड़ता है। ठीक है, राजस्थान बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको 94.68% तक स्कोर करना पड़ता है यहाँ पर एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हरियाणा बोर्ड वालों को 92.69%, जबकि CISCE वालों को 92.33% और CBSE वाले बच्चों को 91.3%। तो इतनी डिस्क्रिपेंसीज आती है ना, इसलिए इन डिस्क्रिपेंसीज को सॉर्ट आउट करने के लिए एक ही तरीका हो सकता है, दैट इज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो वो देखते हैं। अभी फ़िलहाल पैनल ने, जो एक एक्सपर्ट्स का पैनल कॉन्स्टिट्यूट होया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में, तो उन्होंने तो ये रिकमेंड किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर एक न्यूज़ है जो साइक्लोन जावर्ड, ठीक है, ये आ रहा था, बे ऑफ बंगाल में तैयार हो रहा है, उसको थोड़ा सा वीक होता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब वो थोड़ा सा वीक पड़ रहा है। तो ऐसे में थोड़ी सी कह सकते हैं ना कि सुकून की सांस ले सकते हैं उड़ीसा के लोग, क्योंकि ये था कि उड़ीसा के पुरी में वो लैंडफॉल करेगा, पर अभी थोड़ा सा वीक पड़ रहा है। तो इसका बेनिफिट ये रहेगा कि डिजास्टर थोड़ी कम आ पाएगी। ठीक है ना। और इसके अलावा जावर्ड जो वर्ड है, एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है मर्सीफुल। अब वैसे तो मर्सीफुल बोल दिया, अब इसका कितना ये मर्सीफुल होता है, कितनी दया भाव दिखाता है, वो टाइम बताएगा, है कि नहीं। फिलहाल तो ये है कि थोड़ी सी दया भाव का मुद्दा बन चुका है कि जी थोड़ा हल्का पड़ रहा है वो। ओके, आगे चलते हैं। ये बे ऑफ बंगाल में तैयार हो रहा था क्योंकि उड़ीसा हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है। ठीक है, वहीं पे ये डिप्रेशन रेडी हो रहा था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओपिनियन पेज से आर्टिकल, जो कि पी चिदम्बरम जी के द्वारा लिखा जाता है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का पूरा मुद्दा, पर मेन पॉइंट्स हम यहाँ पे ज़रूर देखेंगे। पॉइंट है प्रेशियस रिसोर्सेज इन पैरल, कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज पे ध्यान नहीं दे रही है सरकार। देखते हैं। देखो, बात ऐसी है, हिंदुत्व या फिर आंदोलनजीवी या फिर अलग अलग पॉलिटिक्स की इनकी बातें बोलो बहुत हो रही है, विश्व गुरु बनाने की हम बात करते हैं, पर मुद्दा ये है कि क्या बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। इसी मुद्दे को हाईलाइट करना चाह रहे हैं यहाँ पर राइटर। देखो, बोलना क्या चाह रहे हैं कि अभी रिसेंटली असर रिपोर्ट आई थी,
एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो कि प्रथम एनजीओ के द्वारा रिलीज़ की जाती है, ये तो हमारे एजुकेशन के बारे में बता रही है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 जो कि 2019 से 21 के बीच का डेटा रिलीज़ किया है, उसमें हेल्थ और इनसे संबंधित इश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे, जो ऑलरेडी हम बहुत बार आर्टिकल्स भी देख चुके हैं। असर से रिलेटेड भी आर्टिकल्स हम एडिटोरियल में देख चुके हैं, न्यूज़ भी देख चुके हैं, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का भी हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट ये रिविजन मात्र रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों रिपोर्ट्स में रियलिटी दिखाई जा रही है कि हाँ, बस ये फ़र्क है कि ये दो जो सेगमेंट है, दोनों सेगमेंट एजुकेशन और आपका हेल्थ, बोलो दोनों सेगमेंट्स को इतना ज़्यादा पब्लिक डोमेन में पॉलिटिकल लीडर्स डिस्कस नहीं करते हैं जितना कि पैसों के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में इनकी बात की जाती है। खैर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये दोनों रिपोर्ट्स हैं, इनकी अगर की फाइंडिंग्स के अगर हम नज़र डालें तो देखो, असर रिपोर्ट तो क्या कहती है। फर्स्ट इज़ कि बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल को छोड़ करके गवर्नमेंट स्कूल्स में जाने के लिए मजबूर हो गए या फिर उन्होंने शिफ्ट कर लिया। उसके पीछे दो वजह बताई जाती है। पहला, इनकम लेवल जो है फैमिलीज़ का वो रिड्यूस हो गया कोविड की वजह से, और दूसरा कि कोविड की वजह से जो रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला, शहरों से गाँव की तरफ जाना पड़ा लोगों को, तो इस वजह से वहाँ पर फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन हुआ। एक कारण, एक जो आउटकम है वो ये है असर रिपोर्ट का। दूसरा कि बच्चों की ट्यूशन क्लासेज वो बढ़ गई है, क्योंकि लगभग मोर देन 70 वीक्स का हमारे यहाँ पर लॉकडाउन रहा, या फिर लॉकडाउन नहीं, स्कूल्स बंद रही मोर देन 70 वीक्स। तो उस केस में बच्चों को जो सीखना था तो उनके लर्निंग्स में बहुत ज़्यादा गैप आ गए। अब लर्निंग्स में गैप आ गए तो उसकी वजह कि उसका रिजल्ट क्या रह रहा है कि उन बच्चों को और एक्स्ट्रा सिखाने के लिए माँ बाप ट्यूशन क्लासेस में भेज रहे हैं, तो ट्यूशन्स बढ़ गई हैं। तीसरा, स्मार्टफोन की ऑनरशिप, मतलब लोगों ने स्मार्टफोन्स तो बहुत खरीदे हैं, मतलब स्मार्टफोन्स का पेनिट्रेशन बहुत बढ़ गया, पर बच्चों को अभी भी एक्सेसिबिलिटी स्मार्टफोन्स की बहुत कम है। ये भी एक मुद्दा आ गया, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी ना, तो इस वजह से ये पॉइंट भी बनता है। फिर असर रिपोर्ट ये कहती है कि लर्निंग सपोर्ट की अगर बात करें घरों पर, वो बहुत ही कम रह पाया, माँ बाप भी अच्छे से अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाए। वही चीज़ है जी, स्ट्रेस का माहौल बना रहा, कभी हेल्थ की वजह से, कभी अब इकोनॉमी की वजह से। तो इस वजह से बोले जो लर्निंग सपोर्ट घर पे मिलता था बच्चों को, वो नहीं मिल रहा है। और पांचवा जो आउटकम है जो यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो ये कि जो लर्निंग मटीरियल है, ठीक है ना, उसकी अवेलेबिलिटी अच्छे से इंश्योर नहीं की गई है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंसर्न्स यहाँ पर रेज कर रहे हैं राइटर। फिर आ जाओ जी, रूरल एरिया की बात हो रही है, ध्यान रखें आप, ठीक है, क्योंकि रूरल अर्बन डिवाइड तो आप देखते ही हो, डिजिटल डिवाइड आप पढ़ते ही हो। तो उसमें होता है कि डिजिटल डिवाइड में जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास में इंटरनेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप सब कुछ अवेलेबल है, जिनके पास में नहीं है उनके पास नहीं है। जिनके पास, जो लोग शहरों में रहते हैं उनके पास में फिर भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल, जो गाँव में रहते हैं उनके पास में नहीं है। तो इसलिए रूरल पॉइंट से ये हम और पॉइंट डिस्कस कर रहे थे ऊपर असर रिपोर्ट का। अब आ जाओ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20। तो इसमें यह है, देखो, टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2 तक पहुंच चुकी है ऑल ओवर इंडिया की एवरेज, जो कि रिप्लेसमेंट रेट से भी कम है। 2.1 रिप्लेसमेंट रेट कंसिडर की जाती है, उससे भी कम आ गई है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो सवाल ये आ जाता है कि क्या सभी स्टेट्स में एक जैसी प्रेवलेंस है? जी बिल्कुल भी नहीं। 3 ऐसे स्टेट्स जो कि गरीब स्टेट्स हैं, जिनकी इनकम लेवल, जहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है, मतलब एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, तो वहाँ पर तीनों स्टेट्स में पॉपुलेशन लगातार अभी भी राइज कर रही है। तो पहला तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आउटकम। दूसरा ये कि जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं उनमें अगर सेक्स रेशियो देखा जाए तो मेल्स के कंपैरिजन में 1000 मेल्स के कंपैरिजन में 929 फीमेल्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। या फिर ये आप कह सकते हो अभी भी सेक्स डिटर्मिनेशन या फिर जो सन प्रेफरेंस है वो ज़्यादा मिल रही है, जो कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं ना कंसर्निंग इशू है। फिर आ जाओ तीसरा पॉइंट कि सैनिटेशन, क्लीन फ्यूल, हेल्थ, इनकी कोशिशें बहुत की गई है हर तरीके से इंक्रीज करने की, पर अभी भी मिलियंस ऑफ फैमिलीज अभी भी चैलेंजेस का सामना कर रही हैं। फिर चौथा, जो मोर्टेलिटी रेट्स हैं वो डिक्लाइन कर रही है, नो डाउट ये अच्छी बात है, पर अभी तक भी हाई लेवल पे बनी हुई है, वो एक कंसर्निंग बात है। और फिर पांचवा, स्टंटिंग, उम्र के हिसाब से बच्चे की हाइट के हिसाब से बच्चे की वजन, जिसको वेस्टिंग बोलेंगे, और एनीमिया, खून में लोहे की कमी, आयरन की कमी, ठीक है, एनीमिया, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा एक चैलेंज का कारण बना हुआ है, जो कि लगातार बना हुआ है। तो ये 5 पॉइंट निकल के आ रहे हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से। तो बोले ये सारा जो ऊपर का जो कंक्लूजन देखा है हमने 5-5 पॉइंट्स पे, क्या क्लियरली शो करता है
कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों को बहुत सारा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इनके लिए एक्सक्लूसिवली मिनिस्ट्रीज भी एलोकेटेड है। जैसे कि अभी बात करें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बोले ये मिनिस्ट्री अभी बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही है। एक तो ये राइटर अपना कंसर्न रेज कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी है, इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है। जैसे हमने अभी देखा अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा भी हम जानते हैं, ठीक है, कि और इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऑक्सफैम ने तो अपनी तरफ से सीधा ये कह दिया कि कोविड जो है वो इनइक्वालिटी वायरस है, जिसकी वजह से अमीर बहुत अमीर हो गया, गरीब और गरीब होता चला गया, ठीक है। इसके अलावा असर और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट और क्या कहती है कि सभी बच्चों को इक्वली एक्सेसिबिलिटी इंश्योर नहीं हो पाई है एजुकेशन की, ठीक है। और हेल्थ और एजुकेशन अगर दो और ऐड कर दिए जाएं तो रोटी कपड़ा मकान तो देखो पहले हुआ करते थे, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान। अब रोटी कपड़ा मकान में स्वास्थ्य और शिक्षा को और ऐड कर दो तो ऐसे मिलाकर के 5 बेसिक नीड्स होती हैं। ये पांचों बेसिक नीड्स अगर पूरी नहीं हो रही है, दैट मीन्स एक बच्चा जो कि फ्यूचर है इंडिया का, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। उस पर ध्यान देना जरूरी है। ये बात ठीक है कि जन्म के टाइम पर जो लड़कियों के नंबर्स हैं लड़कों के कंपैरिजन में वो अच्छे खासे हैं, पर जब उम्र 0 से 5 साल तक की ले लेना तब हमारे 929 हो जाती है, जो कि चिंता की बात है। क्योंकि देखो जन्म के टाइम पे चलो ठीक है कि हाँ जी 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं तो 1020 लड़कियां पैदा हो रही है उनके कंपैरिजन में, तो ये तो एनकरेजिंग लगता है। पर सवाल ये है कि 5 साल की उम्र तक जब वो पहुंचते हैं ना, तब 1000 लड़कों के कंपैरिजन में केवल 929 लड़कियां रह जाती है। तो कितनी लड़कियों की डेथ हो रही है, अब आप रेशियो से आप समझ सकते हो, ठीक है। 3 पुअरेस्ट स्टेट, वहाँ पर लगातार अभी भी बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको भी कंट्रोल में लाना जरूरी है, नहीं तो फिर वही चीज़ है कि गरीबी और गरीबी में जाती चली जाएगी। फ्री सिलेंडर्स बांटे गए उज्ज्वला स्कीम के तहत, बोला वो भी जितना क्लेम किया जा रहा है उतना कोई आउटकम नहीं मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ा तो मेन जो मुद्दा हाईलाइट हो रहा है दैट इज़ कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, देखो जो लोअर क्लास फैमिलीज है ना, जिनकी इनकम कम हो, उनको तो सरकार अपनी तरफ से बेनिफिट दे रही है, पर दूसरी तरफ उसका जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन का जो सेगमेंट होता है, जिसमें मिडिल क्लास फैमिलीज के ऊपर तो टैक्सेशन या फिर जो आप कह सकते हो जो भी कॉस्टिंग है इसकी सिलेंडर्स की, एलपीजी सिलेंडर्स की, उसका तो लोड बढ़ता चला जा रहा है, जबकि लोअर क्लास को वहां पर क्रॉस सब्सिडाइज किया जा रहा है, क्योंकि पैसा तो पे कर रहा है। जहां पर 400 के लगभग एक सिलेंडर आया करता था आज के 1-1.5 साल पहले, वो आज 900 रुपए समथिंग के लगभग सिलेंडर आता है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा ये, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा पे करती है मिडिल क्लास या अपर क्लास के, तो इतना फर्क नहीं है, लोअर मिडिल क्लास के ज़्यादा असर आ रहा है। और वो ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, गैस सिलेंडर बहुत महंगे हो रहे हैं। तो ऐसे में 900 रुपए का एक सिलेंडर आता था, अब आता है, और इस तरीके से फिर आप उज्ज्वला स्कीम के तहत एलपीजी सिलेंडर्स दे रहे हो जो भी बीपीएल फैमिलीज हैं उनको, तो ऐसे में बोला बैलेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका, और जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनको कोरोना ने और ज़्यादा धकेल दिया है गरीबी के चंगुल में, तो बोला और ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। फिर आ जाओ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बोला अभी भी हमारे यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितनी चल रही है, 24.9%, मतलब परसेंट क्या, पर 1000 बच्चे जिनकी उम्र 5 साल तक होती है तो उनमें से 24.9 बच्चों की डेथ हो जाती है। इसके अलावा 1 साल बच्चा जन्म ले उससे 1 साल तक का टाइम, जिसको इन्फेंसी बोला जाता है, उस टाइम पर 1000 बच्चों पर 35.2 बच्चों की डेथ हो जाती है। इसके अलावा जिन बच्चों की शुरुआती 5 साल का है, ये ओवरऑल ये आ गया चिल्ड्रंस का, ठीक है। इसके आगे अगर देखें, ये तो बर्थ के टाइम पे डेथ है, ठीक है, 1000 बच्चों पे 24.9 बच्चों की जन्म लेते ही डेथ हो जाती है, ठीक है। 1 साल तक उम्र होती है तब तक 1000 बच्चों के ऊपर 35.2 बच्चों की डेथ हो जाती है। इसी तरीके से 1000 बच्चों पर 41.9 बच्चों की डेथ हो जाती है जब तक वो उम्र 5 साल की गेन करते हैं, उससे पहले, ठीक है। तो इस तरीके से बर्थ पे, इन्फेंसी पे और बिलो 5 ईयर्स एज, इसमें फर्टिलिटी रेट है वो अभी भी अंडर कंट्रोल नहीं है, डिक्लाइन कर रही है, पर एक कहता है ना कि हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसके अलावा स्टंटिंग के इश्यूज 35.5% चल रहे हैं, मतलब 100 बच्चों में से 35.5 बच्चे जिनकी उम्र
5 साल से कम है और उम्र के हिसाब से उनकी हाइट ही नहीं बढ़ रही है, ऐसे केसेस कितने हैं? 35.5%। इसी तरीके से हाइट के हिसाब से वजन जितने बच्चों का होना चाहिए प्रॉपर, उनमें भी कमी देखने को मिल रही है 9.3% बच्चों में, इस जिनकी उम्र 5 से कम है। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी 32.1% देखने को मिल रही है। लर्निंग लॉसेस की बात करें तो 2020-21 और 2021-22 में लगभग स्कूल 73 वीक्स बंद रहे, जबकि ग्लोबल एवरेज कितना रहा? 35 वीक्स। और आपको ये ध्यान होगा, जहाँ तक अगर आप पिछले 1-1.5 साल से अगर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो या न्यूज़ से अपडेट रहते हो, तो यूएसए में या वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे पहले जो प्रायोरिटी रखी गई थी ना, वो रखी गई थी स्कूल्स को ओपन करना, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी। और हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा शराब की दुकानें सबसे पहले खुली थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी आयरनी है कि हम कहाँ किस तरफ ले जाना चाहते हैं देश को। ठीक है, चलो खैर आगे आ जाओ। हाँ, 39.8% बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉपर लर्निंग मटेरियल ही नहीं मिल पाया स्कूल बंद होने के बाद में, जो कि बहुत ही ज़्यादा एबिसमल कंडीशन दिखा रहा है कि हाँ वाकई में हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को कितना ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। मैं एज ए टीचर आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक कंसिडर किया जाता है, बहुत ही मतलब कोई इंपॉर्टेंस तो नहीं दी जाती, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम एक बार मतलब आपने भी बहुत सारे स्पीचेस देख लिए होंगे कि सोसाइटी में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, इवन एक कलेक्टर, इनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, बट एक टीचर की रेपुटेशन या टीचर की जो कंसिडरेशन होनी चाहिए वो अप टू द मार्क नहीं है। ना पेमेंट्स अच्छे मिलते हैं प्राइवेट स्कूल्स में जो लोग पढ़ाते हैं, या फिर जो मतलब टीचिंग को एक साइड जॉब की तरह देखना शुरू कर दिया है, जबकि टीचिंग एक फुल फ्लेजेड प्रोफेशन होना चाहिए। जैसे कल का एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको एक छोटा सा। आईएमएफ में एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जिसमें अभी इंडियन ओरिजिन की जो एक इंडिविजुअल है गीता गोपीनाथ, ठीक है, उनको आईएमएफ में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जा रही है डायरेक्टर के तौर पे, राइट। तो उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले अनाउंस किया था कि मैं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिर से मेरी इकोनॉमी की क्लासेस लेना शुरू करूंगी। अब आप देखो एक टीचर की क्या रेपुटेशन है वेस्टर्न सोसाइटीज में, कि वहां पर एक टीचर को बुलाया जाता है कि आप हमारे यहां पर आओ, आईएमएफ बुलाता है कि आप हमारे यहां पर आप अपनी एक्सपर्टाइज के बेनिफिट्स अवेल कराओ हमें, ठीक है। और हमारे इंडिया में एक बंदा जो कुछ कर नहीं पा रहा है, चल ठीक है भाई टीचिंग ही कर लेता हूं, ये इसमें कुछ तो कमा लूंगा। ये बहुत बड़ी आयरनी है टीचिंग। और हाँ ये बात ठीक है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईआईटीज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, यहाँ पर अलग स्टेटस है, पर वही चीज़ है कि एक लोकल लेवल पे वहाँ पर भी अच्छी खासी, अगर वही सबसे बड़ी बात आ जाती है स्केल, और जो टैलेंट होता है वो अट्रैक्ट नहीं होता है हमारे यहाँ पर जल्दी से इनकी तरफ, जो टीचिंग वाली प्रोफेशंस है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो अगर एजुकेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो फिर आने वाला जो जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोल रहे हैं, या फिर बच्चों को जो फ्यूचर बोलते हैं हमारे देश का, वो बच्चे फिर कैसे कर पाएंगे कुछ भी ढंग का काम, है ना। और अगर जा कर के देखें हम तो बहुत बुरी कंडीशंस में पढ़ाना पड़ता है कैसे जैसे करके। अब वही चीज़ है, बहुत सारी आयरनी है, अब कुछ कह भी तो नहीं सकते ना, मतलब सोचने में थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, खैर आ जाइए अपने मेन कंटेंट पे। तो राइटर जो है वो खुद भी पॉलिटिशियन है बेशक। तो वैसे तो देखो जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया था, वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया था अटल जी की सरकार के टाइम पे ही, जब एनडीए फर्स्ट गवर्नमेंट थी उसी टाइम पे ही राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, पर उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। ठीक है, पर वही चीज़ है, हेल्थ और एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और कभी भी आप लिखो ना, आंसर लिखो, या कभी भी आपको कभी सोचना हो कि कैसे काम करना चाहिए, तो रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, ये मूल मंत्र याद रख लेना, 5 चीज़ें। इन 5 चीज़ों को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 5 चीज़ें जब प्रॉपरली फुलफिल होना शुरू हो जाएंगी, उस दिन से हमारा देश और भी स्ट्रॉन्गर होकर के इमर्ज होगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में जब कभी भी वोट मांगे जाते हैं तो स्वास्थ्य है, शिक्षा, इनके बारे में इतनी बात नहीं होती जितनी कि ये बात होती है कि हम यहाँ पर ये खड़ी कर देंगे, बिल्डिंग ये कर देंगे, वो सारी चीज़ें। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि एजुकेशन और हेल्थ ऐसे 2 सेगमेंट्स हैं, इनमें गवर्नमेंट जितना इन्वेस्ट करेगी ना, इसका डबल बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट तो ये कि एजुकेशन में जब इन्वेस्ट करे सरकार और ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करे तो रोजगार तो मिलेगा ही ना, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो गया।
अब आपने इन्वेस्ट अच्छा किया है तो बच्चे भी अच्छी एजुकेशन लेंगे, तो लॉन्ग टर्म में वही बच्चे आपके लिए रिसोर्स या एसेट बन जाएंगे, तो डबल बेनिफिट होता है। सेम चीज़ हेल्थ पे, कि आप एक बार हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बूस्ट करो, उससे बेनिफिट क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, और वहाँ पर हेल्थ जब हमारी प्रोटेक्टेड रहेगी, हम क्योर कर पाएंगे हमारे हेल्थ इश्यूज़ को, तो उसका फ़ायदा ये रहेगा कि एक इंडिविजुअल जो कि हेल्थ इश्यूज़ का सामना कर रहा है तो वो हेल्दी हो पाएगा, और हेल्दी हो पाएगा तो फिर बाद में आपको पता ही है लॉन्ग टर्म में कंट्री के लिए प्रोडक्टिव काम कर पाएगा। तो हेल्थ और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कंसिडर किया जाता है, और ये है भी रियलिटी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बाकी रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, ये 5 का फॉर्मूला आप याद रखोगे ही। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे फर्स्ट आर्टिकल जो है वो आपके सामने यहाँ पर, कि देखो ओमिक्रॉन की वजह से चिंताएं बढ़ रही है, पर एक थोड़ा सा मुद्दा ये है कि जहाँ तक पेट्रोल और डीजल है इनके प्राइसेस डिक्लाइन कर जाएंगे। कारण, क्योंकि अभी डिमांड कम रहेगी, जब अलग अलग तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी, मोबिलिटी को कंट्रोल किया जाएगा, तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल की डीजल पेट्रोल की डिमांड डाउन होगी, तो उसकी वजह से क्राइसिस डेफिनेटली प्राइस भी डाउन होने लग जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली नवंबर मंथ की अगर बात करें, ठीक है ना, तो पेंडेमिक के बाद में सबसे अचानक से जो क्रैश हुआ है क्रूड ऑयल का, वो 84.4 डॉलर्स पर बैरल से 70.6 डॉलर्स पर बैरल तक आ गया एक महीने के अंदर अंदर, नवंबर में। ठीक है, जो कि अपने आप में जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है तब से हाईएस्ट, और अचानक से ये सडन जो कहता है ना क्रैश, वो हुआ है। ठीक है, और तो बाकी देखो ये ओमिक्रॉन क्या कहता है क्या नहीं कहता है। डिमांड आपका पता ही है, सीधी सी बात है, मोबिलिटी नहीं होगी तो डीजल पेट्रोल फ्यूल इनकी डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई अगर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्राइसिस तो आएगा ही, प्राइस तो फॉल करेगा ही। इसके अलावा भी यूएस ने और इंडिया ने, इन्होंने मिलकर के, यूरोपियन यूनियन ने मिलकर जो अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे उनसे भी क्रूड ऑयल जो है वो निकाला है मार्केट में, एक मैसेज देने के लिए कि इस तरीके से अगर ये ओपेक कंट्रीज़ हैं लगातार इसी तरीके से ऑयल प्रोड्यूस करने में नखरे दिखाते रहे और हमारी डिमांड को पूरी नहीं करेंगे, और जिससे कि क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुकी है क्योंकि उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, तो बोले इकोनॉमीज ऑलरेडी क्राइसिस का सामना कर रही हैं, उस केस में अगर वो कॉपरेट नहीं करते हैं तो बोला हम भी सिंबॉलिक मैसेज देना चाहते हैं उनको। ये चीज़ कुछ बताई जा रही है ना। बाकी और थोड़ा इक्वेशन आप सेट कर लोगे एक बार खुद से अगर देखो तो। मेन जो चीज़ थी वो हमने देखी, आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट देखो इकोनॉमी पेज पे ही है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, वो बेसिकली इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एड्रेस करते हुए बोल रही थी। बेसिकली ये अभी इनका जो स्टेटमेंट है, हाँ, ये 65th फाउंडेशन डे था डीआरआई का, ठीक है, डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स उसके अंडर में आता है। ठीक है, डीआरआई ये आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ठीक है, तो उसमें अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने अपने स्टेटमेंट दिया कि भाई इस इंटेलिजेंस एजेंसी को बहुत हद तक अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज से बहुत ज़्यादा एक तरीके की स्मगलिंग के केसेस आने लगे हैं। अभी रिसेंट आपको पता होगा मुंद्रा पोर्ट पे 3000 किलोग्राम की ड्रग्स जो है वो बरामद की गई थी, जो कि अफ़गानिस्तान का कंसाइनमेंट था और ईरान से होते हुए फिर इंडिया में पहुंचा था वो। ठीक है ना, तो ऐसे में बोलो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो खैर मुद्दा तो हमारा ये है, डीआरआई के बारे में आप एक बार यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर पढ़ोगे। ठीक है ना, बाकी तो ये है कि अलर्ट रहना पड़ेगा। इकोनॉमिक और स्मगलिंग क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं, हमारे आसपास के जो देश हैं वो कैसे भी करके हमें डिस्टर्ब करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें बताई इन्होंने। बोला अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ये आपको बता ही दिया था मैंने ऑलरेडी। आगे चलते हैं। एक आपको खुद को एक यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा ईएसआईसी के बारे में। ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसमें बेसिकली नया जो अनाउंसमेंट है वो अगर देखें वो ये है कि जो चेकअप्स के प्रोग्राम, हेल्थ चेकअप प्रोग्राम है, एनुअल हेल्थ, इसको आप देख सकते हो, ईएसआईसी ने अभी अनाउंस किया है कि एक एनुअल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें जो भी इंडिविजुअल जिन्होंने ईएसआईसी के अंडर में अपने आप को रजिस्टर करा रखा है, उनकी उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा है, तो उनको उनकी हेल्थ चेकअप करवाया जाएगा, जिससे कि कोई भी अगर इशू है तो उनको प्रिवेंटिव मैनर में ही करेक्ट कर लिया जाए। कोई भी हेल्थ इशू अगर आ रहा है तो 40 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखोगे। और ये ईएसआई के हॉस्पिटल अहमदाबाद, फरीदाबाद,
हैदराबाद और कोलकाता में तो लॉन्च हो भी चुका है, तो ये ध्यान रखें। अब ESIC के बारे में आप एक बार जरूर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे। ओके, आगे चलते हैं। फिर हम आ गए वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज पे वैसे तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, बस एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि माउंट सिमेरू, ठीक है, ईस्ट जावा में लोकेटेड ये वोल्केनो है, वहाँ से वोल्केनिक इरप्शन हुआ है जिसकी वजह से लावा निकलना, एशेज निकलना और एक जने की डेथ हो गई और 12 से ज़्यादा लोगों को इंजरी हुई है। ठीक है, तो कल का हमारा मैप, एक तो वो लाओस वाला, वो मैंने शेयर कर दिया था वैसे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप ज़रूर ज्वाइन करके रखो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूट्यूब पे वीडियो ना डालने की बजाय अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाती है, जिससे कि आपको अपडेट मिल जाए। ठीक है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और साथ में वहाँ पर मैप्स भी और जो भी मैं एडिशनल कुछ भी डालना हो तो वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मैप देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है, पहले तो कंट्रीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, ऊपर देखो, यहाँ पर ये इधर वाला, ये वाला कंट्री दैट इज़ वियतनाम, ये कंबोडिया, और ये इसके ऊपर ये है लाओस, ये वाला। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मैं अगर डाउन करके दिखाऊँ, इससे ज़्यादा हो नहीं रहा है, मैं बता दूंगा नेक्स्ट मैप पे। ये है थाईलैंड पूरा, इधर वाला ये है मलेशिया का पार्ट, इधर भी है मलेशिया का पार्ट, और ये छोटा सा कंट्री यहाँ पर देखते हो जिसका नाम है ब्रुनई। ओके, ये नाम ध्यान रखें आप। और ये है इंडोनेशिया, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ठीक है, इंडोनेशिया। और यहाँ पर ये आप देख सकते हो जावा, और जावा में ईस्टर्न वाले एरिया में लोकेटेड है आपका माउंट सुमेरू। ठीक है, तो ऐसे में ईस्टर्न जावा में लोकेटेड है। और इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की अगर बात करें इंडोनेशिया की, ठीक है, तो सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, बोर्नियो हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखो दूसरे और नेम्स देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सुलावेसी हो गया, और यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, माउंट सुमेरू। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है, ब्रोमो तंगीर समेरू नेशनल पार्क, यहाँ पर लोकेटेड है, और इसी वाले एरिया में माउंट समेरू भी लोकेटेड है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लाओस, और यहाँ पर ये सिंगापुर है। ठीक है, यहाँ पे मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में ये मलक्का स्ट्रेट है, और मलक्का स्ट्रेट पर ही यहाँ पर लोकेटेड है सिंगापुर। ठीक है, और आगे चलते हैं, मैप देखते हैं अब। ये आपके सामने स्क्रीन पर लाओस का मैप देख सकते हो, ये लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, ऊपर चाइना है, इधर आप देख ही सकते हो एक एक कंट्री भूटान, भूटान को 3 तरफ से इंडिया ने घेरे हुए है, ऊपर से चाइना, फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश को हर तरफ से इंडिया ने घेरा हुआ है, बस थोड़ा सा यहाँ पर आकर के बॉर्डर शेयर होती है म्यांमार से। इसके अलावा आप देख सकते हो इधर वियतनाम, वियतनाम ये पूरा लंबा कंट्री है इधर से इधर, इसके बीच में ये है लाओस। ठीक है, और यहाँ की कैपिटल आप देख सकते हो वियंतियान है। ओके, और थाईलैंड इधर है ही, ये कंबोडिया हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हमने देखने थे वो देख लिए। और इसके अलावा आप इधर देख सकते हो इंपॉर्टेंट जो भी हैं, जैसे ये नीचे से मलेशिया स्टार्ट हो जाता है, ये ब्रुनई है, ये फिलीपींस है, ये ताइवान है, ये ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं। ओके, ये साउथ चाइना सी है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जिसमें एक तरफ तो चाइना है, दूसरी तरफ ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। इधर बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, आप जानते ही हो। तो इस डिस्कशन में जो भी था हमने देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।